देखो लास्ट क्लास में अपना रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा था ना, और उसमें अपना डिराक मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, आया नहीं है कभी एग्जाम में लेकिन हो सकता है पूछ ले, लिखो गामा मैट्रिसेस। गामा मैट्रिसेस गामा मैट्रिसेस ठीक है। देखो इसके अंदर गामा मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज, गामा मैट्रिसेस is defined as गामा मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज, देखो एक तो होगा गामा ज़ीरो जो कि बीटा के बराबर होगा, बीटा डिराक मैट्रिसेस अपन पढ़ चुके हैं। एक होगा गामा आई जो कि बीटा अल्फ़ा आई के बराबर होगा, बीटा अल्फ़ा आई, बीटा अल्फ़ा आई। ठीक है, तो ये गामा मैट्रिसेस होती हैं। अब जैसे लिखो इसकी भी अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे यहाँ पे। देखिए प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले लिखो गामा ज़ीरो इज इक्वल टू किसके बराबर है, बीटा, और बीटा किसके बराबर है भाई, जीरो आई माइनस आई ज़ीरो। ये लिखो, सॉरी इसको सही कर लेना, ये तुम्हारे पास में आई जीरो जीरो माइनस आई है भाई, है ना, सही कर लेना इसको। ठीक, और गामा आई किसके बराबर है, गामा आई किसके बराबर है, बीटा अल्फा आई, दैट इज इक्वल टू बीटा क्या है, आई जीरो जीरो माइनस आई, और अल्फा आई क्या है तुम्हारे पास में, जीरो जीरो, यही है ना, कंफर्म देख लो एक बार, जीरो सिग्मा ई जीरो। तो इनको मल्टीप्लाई करो भाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखो गामा आई इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो जीरो, इसको इससे करेंगे तो जीरो, इसको इससे करेंगे तो सिग्मा आई, इसको इससे करेंगे तो जीरो, इसको इससे करेंगे तो माइनस सिग्मा आई, और यहाँ पे जीरो, चेक कर लेने एक बार, जीरो। और गामा जीरो आपने निकाल ही लिया, गामा जीरो कितना निकाला था, आई जीरो जीरो माइनस आई। तो कुल मिला के ये मैट्रिसेस आपके पास कौन सी मैट्रिसेस हो गई, गामा मैट्रिसेस, गामा मैट्रिसेस। एक गामा जीरो जो कि बीटा के बराबर होगा, एक गामा आई जो कि बीटा अल्फा आई के बराबर होगा। आप इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लो, ठीक है। तो एक तरह से प्रॉपर्टीज़ ही हो गया, फर्स्ट तुम्हारे पास ये हो गया। सेकंड लिखो इसके अंदर, सेकंड लिखिए ट्रेस ऑफ गामा जीरो किसके बराबर होगा भाई, ट्रेस ऑफ बीटा, और ट्रेस ऑफ बीटा कितना निकला था तुम्हारा, जीरो। नेक्स्ट लिखो, इसी के अंदर लिख लो, क्योंकि दो मैट्रिक्स हैं, ट्रेस ऑफ गामा आई किसके बराबर होगा, गामा आई का, ये होगा ट्रेस ऑफ बीटा अल्फा आई, ये होगा तुम्हारे पास में, और ये किसके बराबर आएगा, जीरो लिख सकता हूं इसको मैं, हाँ, क्योंकि ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस, इसका अलग से जीरो होता है, इसका अलग से जीरो होता है, तो मैं टोटल ट्रेस की प्रॉपर्टी से इसको जीरो लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड लिखिए, तीसरा लिखिए गामा की पावर जीरो, मतलब गामा जीरो का डेगर, इसका मतलब बीटा डेगर, और बीटा डेगर किसके बराबर था, बीटा के बराबर था, देखा था ना, बीटा और अल्फा दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स थी। अब इसका डेगर निकालो भाई, इसका आप डेगर निकालो। नाउ
गामा आई का डेगर, और गामा आई किसके बराबर है? बीटा अल्फा आई का डेगर। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में? अल्फा आई का डेगर, बीटा का डेगर, ठीक है। और अल्फा आई का डेगर किसके बराबर होता है? अल्फा आई के, और बीटा आई का डेगर, बीटा का डेगर बीटा के बराबर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ वापस? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? माइनस बीटा अल्फा आई लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि तुमने आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया? ये अल्फा आई हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया? गामा आई का डेगर इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा आई। इसका मतलब जो गामा 0 है वो तो हर्मिशन होता है, जबकि गामा आई आपके पास में क्या होता है? एंटी हर्मिशन। तो लिख लेना, गामा 0 तो आपके पास में हर्मिशन होगा, एंड गामा आई आपके पास में एंटी हर्मिशन, एंटी हर्मिशन। ठीक, नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर 4th नंबर प्रॉपर्टी लिखो, गामा आई गामा जे, गामा आई गामा जे, गामा आई गामा जे। रखो भाई वैल्यू, गामा आई की वैल्यू कितनी है? बीटा अल्फा आई, हाँ, और गामा जे की वैल्यू बीटा अल्फा जे। तो एक काम करो ना, माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस अल्फा आई बीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बीटा अल्फा जे। अच्छा, बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा तुम्हारे पास भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर आई हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस अल्फा आई अल्फा जे। सिमिलरली अगर मैं गामा आई निकालता हूँ तो ये तुम्हारे पास क्या बचेगा? बीटा अल्फा जे बीटा अल्फा आई माइनस अगेन लेना आप, तो माइनस अल्फा जे बीटा, इसको बीटा स्क्वायर लिख देता हूँ, ये अल्फा आई हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा जे अल्फा आई। चेक कर लो एक बार। अब एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो भाई। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो इधर गामा आई गामा जे प्लस गामा जे गामा आई इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस दोनों में कॉमन आएगा क्या? तो कितना हो जाएगा? अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई। इसकी वैल्यू बता सकता है कोई? इसकी वैल्यू कितनी होगी? यस, तो माइनस 2i डेल्टा आई जे। अगर इसकी जगह बीटा होता तो 0 हो जाता है ना, अल्फा ई बीटा प्लस बीटा अल्फा ई तुम्हारे पास 0 हो जाता। ये प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ध्यान रखना है, गामा की नहीं पूछी हुई है, अल्फा वाली दोनों प्रॉपर्टी पूछी हुई है। ठीक, गामा जीरो प्लस गामा जीरो को बता सकता है किसके बराबर होगा ये? हाँ जी बताइए। अरे बताओ भाई, गामा जीरो किसके बराबर है? बीटा के बराबर। तो एक तरह से क्या हो गया ये? बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आई हो गया 2i होगा, 2i, ये 2i के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई गामा जीरो बीटा के बराबर बोला। अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं प्लस नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई के अंदर है। गामा जीरो प्लस गामा जीरो ऐसा है ना।
क्लियर है? क्वेश्चन कभी आए नहीं है, गामा मैट्रिसेस से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट वैसे डिराक मैट्रिसेस ही है, अल्फा और बीटा वाला जो मैट्रिसेस हैं अल्फाई और बीटा, वो आपकी उनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उनका ट्रेस क्या होता है, उनका आइगन वैल्यूज़ क्या होगा, आइगन तुम्हारे पास में उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, उनका ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब ट्रेस क्या होता है, ठीक है। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, वो सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक लिखिए, है ना, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लिखो, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, ठीक। इसकी जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरिटी ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, हर्मिशन ऑपरेटर पढ़ा होगा, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ऐसे ही एक ऑपरेटर आता है पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो उनकी जो पोजीशन होगी ना, जैसे तुम्हारे पास में फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर आर आई वेक्टर है, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका पोजीशन तुम्हारे पास में आर जे वेक्टर है। तो जो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पी आपके पास में कोई ऑपरेटर है, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा जो कि किसका फंक्शन है, आर आई वेक्टर आर जे वेक्टर, तो इसको क्या कर देगा, ये साई आर जे वेक्टर और आर आई वेक्टर, दैट ऑपरेटर इज नोन एज पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। अब इसकी मेनली आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि इसका आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है। जैसे पेरिटी ऑपरेटर का था ना, लगभग वही इसका होता है। पेरिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होता है, +-1, इसका भी क्या होगा, +-1। अच्छा, क्या पेरिटी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूट करता है? क्या पेरिटी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूट करता है? वेरी गुड, वो तभी करेगा जब h बराबर होता है तुम्हारे पास t+v और v आपके पास क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमिलरली ऐसा है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूट करेगा अगर पोटेंशियल तुम्हारे पास सिमेट्रिक होगा तो, ठीक है। वहाँ पे भी डेफिनेट से तुम्हारे पास में पेरिटी होती थी, यहाँ पे भी डेफिनेट पेरिटी होगी, इवन होगी और ऑड होगी, यानी कि सिमेट्रिक होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा। तो वही अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज लगभग पेरिटी की है, पेरिटी ऑपरेटर की, वही तुम्हारे पास मिलेंगी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। तो लिख लो इसके अंदर, एन ऑपरेटर दैट एक्सचेंज द पार्टिकल्स, एन ऑपरेटर दैट exchange the particle in a pair is called as parity particle exchange operator, particle exchange operator, particle exchange operator, particle exchange operator, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। अभी जो मैंने बताया, जैसे मेरे पास कोई एक ऑपरेटर है जिसको मैं पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर बता रहा हूँ, ये अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो वो आपको क्या कर देगा, पोजीशन उनका चेंज कर देगा। ये लीजिए, इनका पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, तो ये तो मैंने ओनली पोजीशन से लिया है, मैं अदर एग्जाम्पल और देख सकता हूँ। अगेन तुम्हारे पास में पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है जो कि एक फंक्शन साई, जो कि पोजीशन के साथ में स्पिन का भी है ना, आर आई वेक्टर, एस आई वेक्टर, आर जे वेक्टर, एस जे वेक्टर, अगर इस फंक्शन पे अप्लाई होगा तो क्या कर देगा, आर जे एस जे, आर आई एस आई, साई आर जे वेक्टर, एस जे वेक्टर, आर आई वेक्टर, एस आई वेक्टर, ये लीजिए, ठीक। अगर मैं दोबारा इस पे अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर,
है ना। अगर इसके ऊपर मैं एक बार अप्लाई और कर रहा हूँ तो इसको स्क्वायर कर दिया मैंने, साई आर आई वैक्टर एस आई वैक्टर आर जे वैक्टर एस जे वैक्टर। तो वापस क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में, वापस क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन मिल जाएगा ना। वापस इसको रिवर्स करेगा तो आपके पास मिल जाएगा साई आर आई वैक्टर आर जे वैक्टर एस जे वैक्टर, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो यहां से जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये आपको मिल जाएगा पी आई जे स्क्वायर इज इक्वल टू आई कैप, इज इक्वल टू आई कैप। ऐसा कौन सा ऑपरेटर, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई को अपन क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पे इसको बोलेंगे इनवॉल्यूमेंट्री ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर होता है पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर एक इनवॉल्यूमेंट्री ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब नीचे लाइन से लिखो, इसमें प्रॉपर्टीज में एक साथ लिखवा दूंगा, है ना। अब नीचे लाइन से लिखिए, नीचे लाइन से लिखो, देखो लेट साई आर आई एस आई आर जे एस जे इज द eigen function of Pij with eigenvalue lambda, Pij with eigenvalue lambda, eigenvalue lambda, ठीक है। मैं मान लेता हूं तो सीधी सी बात है, देखो जब मैं Pij फंक्शन साई पे अप्लाई करूंगा दैट इज आर आई एस आई आर जे एस जे, तो आपके पास क्या मिलेगा भाई, लैम्डा, और वापस से क्या मिलेगा, वापस से सेम फंक्शन मिलेगा, ये लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आई जे साई आर आई एस आई आर जे एस जे, तो आपको क्या मिलेगा यहां से, लैम्डा स्क्वायर साई आर आई एस आई आर जे एस जे, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ पी स्क्वायर, इस पूरे को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, देखो इस पूरे को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर साई आई एस आई आर जे एस जे, किसके बराबर लिख सकता हूं, इस फंक्शन के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा साई आर आई एस आई आर जे एस जे इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर साई आर आई एस आई आर जे एस जे, ये लीजिएगा। ऐसे निकालते हो ना आइगन वैल्यूज, उस फंक्शन पे अप्लाई करके देखते हो वापस सेम फंक्शन आता है तो अपन आइगन वैल्यूज बोलते हैं, तो वही मैंने निकाला है। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 तो लैम्डा बराबर +-1, ये इसके आइगन वैल्यूज आ गए। अब देखो यहां पे ध्यान से, इधर देखो, इधर देखिए भाई, 4 लैम्डा इज इक्वल टू +1, जब मैं लैम्डा बराबर +1 की बात करूंगा तो देखो जब मैं इसका एक बार अप्लाई करता हूं, जब मैं एक बार अप्लाई करूंगा क्या, पी आई जे साई आर आई एस आई आर जे एस जे, जब एक बार अप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, लैम्डा, लैम्डा और वापस से लैम्डा कितना ले लिया मैंने, 1 ले लिया, और यहाँ पे आर आई एस आई आर जे एस जे, यही मिलेगा ना, देखो ध्यान से। अच्छा जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसके पोजीशन को एक्सचेंज कर देगा ना, तो ये हो जाएगा साई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर जे एस जे आर आई एस आई, देखो ध्यान से ये मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, साई आर आई एस आई आर जे एस से। इसका मतलब बता सकते हो, इसका मतलब बता सकते हो, देखो इधर साई x1 x2
इज इक्वल टू साई x2 x1। इसका मतलब क्या है, फंक्शन सिमेट्रिक है ना। तो जब लैम्डा बराबर +1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन मिलेगा वो सिमेट्रिक मिलेगा। भाई मैंने आपको जब आइडेंटिकल पार्टिकल्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया होगा स्पेस पार्ट कब सिमेट्रिक होता है, जब फंक्शन में पोजीशन को एक्सचेंज कर दो, प्लस साइन के साथ में सेम फंक्शन मिलता है तो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस के साथ मिलता है तो एंटी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक वेव फंक्शन। दिस इज सिमेट्रिक वेव फंक्शन। This is symmetric wave function. हो गया। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, जब लैम्डा बराबर -1 की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो पी आई जे आपने एक बार जब ऑपरेट किया था फंक्शन साई के ऊपर, आर आई एस आई आर जे एस ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास मिला था साई, और यहाँ पे क्या है इस बार लैम्डा था ना, लैम्डा की जगह क्या रखोगे आप, माइनस साई आर आई एस आई आर जे एस ए, ऐसा ही रखोगे। अच्छा, जब फंक्शन जब तुम्हारे पास में पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उनकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, साई आर जे एस जे आर आई एस आई इज इक्वल टू माइनस साई आर आई एस आई आर जे एस जे। बोलो होगा या नहीं होगा। अब ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे, यस, दिस इज कॉल्ड एज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है भाई, ध्यान रखना। एक सेकेंड। तो लिख लो इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। पहला लिखो, द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इज involumentary operator। The particle exchange operator is involumentary operator। involumentary operator कहने का मतलब पी स्क्वायर आई जे इज इक्वल टू आई। ठीक है। सेकेंड लिखो, द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इज हर्मिशियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
द पार्टिकल exchange ऑपरेटर इज हर्मिशियन। कहने का मतलब पी आई का डिगर मैं लूंगा तो किसके बराबर आएगा, पी आई के, नोट कर लीजिए, हर्मिशियन ऑपरेटर। नेक्स्ट लिखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर आर प्लस माइनस वन। द आइगन वैल्यूज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इज प्लस माइनस वन। ये भी अपन देख चुके हैं। ठीक, तो देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, उसमें यही पूछेगा कि पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर के रिगार्डिंग कौन सा प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट है, ऐसे करके पूछेगा तुमसे, है ना। फोर्थ लिखो इसके अंदर, द आइगन फंक्शन ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, द आइगन फंक्शन ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इज, ऑपरेटर हैव डेफिनेट सिमेट्री, ऐसे लिखो, हैव डेफिनेट सिमेट्री, हैव डेफिनेट सिमेट्री। डेफिनेट सिमेट्री देखो, द आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव आइगन वैल्यू, द आइगन फंक्शन, डेफिनेट सिमेट्री का मतलब क्या है, द आइगन फंक्शन corresponding to positive eigenvalue, corresponding to positive eigenvalue, its symmetry, its symmetric, and for negative eigenvalue is antisymmetric, एंटीसिमेट्रिक। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ नंबर है ना, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए कि पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर PIJ है ना, मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हैमिल्टोनियन के साथ कोम्यूट करेगा कब, इफ पोटेंशियल V इज सिमेट्री, इफ पोटेंशियल V इज सिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल इन पेयर, under exchange of particle in pair, particle in pair, particle in pair। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल RI RJ में पोटेंशियल RJ RI इसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो जीरो है, अगर ऐसा नहीं है तो जीरो नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब है पोटेंशियल आपके पास में पार्टिकल के एक्सचेंज पेयर में सिमेट्रिक है, अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल है तो। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनेंगे तो प्रॉपर्टीज से बनेंगे। ऊपर जो लिखवाया चाहे उसको भूल जाओ, ऊपर जो लिखवा रखा है उसमें क्या है, आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन होती है, आइगन फंक्शन प्लस वन के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होता है, मतलब वो डेफिनेट पैरिटी रखता है, माइनस वन के करस्पॉन्डिंग एंटी सिमेट्रिक होता है, और वो इन्वॉल्वेंट्री, वो प्रूफ करके बताया है। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रॉपर्टीज ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखेंगे, देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ स्पिन। हेडिंग लिखिए एक्सपेरिमेंटल
वेरिफिकेशन ऑफ स्पिन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ स्पिन। ठीक है, किसने किया था भाई? तो हेडिंग लिखो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर। इसमें आपको पता होगा है ना, एक न्यूट्रल सिल्वर एटम की बीम होती है जो कि इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के बाद में उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको डिफ्लेक्शन फोर्स बोलते हैं। वो डिफ्लेक्ट हो जाता है किधर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और उसके एंटी डायरेक्शन में। एक तो उसके पैरेलल होगा और एक उसके एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो क्या होता है? हाफ होता है, जो कि 2 में मतलब उसकी एमएस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होती है। तो लिख लो इसके अंदर, लिखो ए न्यूट्रल बीम ऑफ सिल्वर एटम, ए न्यूट्रल बीम ऑफ सिल्वर एटम, न्यूट्रल बीम ऑफ सिल्वर एटम in ground state is splitted into, in ground state is splitted into two beams on passing through, two beams on passing through inhomogeneous magnetic field, inhomogeneous magnetic field, inhomogeneous magnetic field। ठीक है, अब देखो वैसे अगर कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, तो इसी ये जो दो तीन लाइन लिखवाई है, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि हमने न्यूट्रल बीम ही क्यों ली, कोई चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं लिया। ठीक है, दूसरा हमने जो सिल्वर एटम है, सिलिकॉन होता है ये, तो सिल्वर लिखो इसको पूरा। ये नोटेशन तो किसका होता है? सिलिकॉन का होता है ना, तो अब सिल्वर लिखो, Ag लिख लो है ना, Ag लिख लो चाहे Ag। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इसको हटा देना भाई, सिलिकॉन को हटा देना, सिलिकॉन को हटा देना, ऐसा ही को हटा देना। ठीक, Ag आएगा, एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे इंटरव्यू में, ये पूछते हैं कि हम न्यूट्रल बीम ही क्यों लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं लेते। दूसरा सिल्वर ही क्यों लिया, कोई अदर तुम्हारे पास में यूज में क्यों नहीं लिया। तीसरा इसको ग्राउंड स्टेट में ही क्यों रखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया, होमोजीनियस क्यों नहीं लेते अपन। तो इसी 2-3 लाइन के अंदर 4 क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो अभी डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम बनाइए आप। ये डायग्राम बनाइए। ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ऊपर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास x है, ये तुम्हारे पास y है और ये तुम्हारे पास z डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो बीम है ना, वो कुछ इस तरह से आ रही है, यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे तुम्हारे पास में स्क्रीन रखी हुई है, बिल्कुल पास में रखते हैं भाई स्क्रीन को ना। ये तुम्हारे पास में स्क्रीन है, ठीक। ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे, ठीक है। ऐसे आता नहीं है ना, मैं जस्ट बता रहा हूँ कैसे आता है। अच्छा, ये तुम्हारे पास बीम है, तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं ना, वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास जितने भी एटम्स होंगे वो अनपोलराइज्ड होते हैं, है ना। तो हो सकता है ये इधर जा रहा हो सकता है ये इधर जा रहा हो सकता है ये इधर जा रहा हो सकता है तुम्हारे पास में ये इधर जा रहा हो सकता है तुम्हारे पास ये ऐसे जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्स होगा वो तुम्हारे पास में अनपोलराइज्ड लाइट का होगा, अनपोलराइज्ड लाइट।
अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक, और मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में जो बीम होगा उसका इंटेंसिटी कितना है तुम्हारे पास में, I नॉट है। ठीक है, जैसे ही वो फील्ड में आएगा, जैसे ही वो फील्ड में आएगा तो वो एटम जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। किसके लिए? क्या तो इधर करेंगे, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर यस। तो अब तुम्हारे पास ये पोलराइज लाइट हो गया ना। अब स्पिन इसके रेस्ट्रिक्ट हो गए, क्या तो ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं, ये पोलराइज लाइट हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास देखिए बीम जो होगा ना, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये बना दो। मतलब कहने का मतलब ओनली इतना सा है, आपको यहां पे दो स्पॉट दिखते हैं, ये दो स्पॉट दिखते हैं, ये दो स्पॉट दिखते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो जेड आपके पास दिख रहा है। जेड मैं बोल देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो दिस इज द जेड, ये आपके पास जेड है। ठीक है, और तो ये भी कितना रहेगा तुम्हारे पास, सेम डिस्टेंस पे दिखते हैं भाई। ठीक, अच्छा क्या होता क्या है तुम्हारे पास में, जितने पार्टिकल्स अप जाते हैं उतने ही डाउन जाते हैं। तो इंटेंसिटी इसका कितना होगा, I नॉट बाई 2, इसका भी कितना होगा, I नॉट बाई 2। अच्छा बीम किधर जा रही है, बीम किधर जा रही है बताओ, बीम जा रही है कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में बीम जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास। स्पॉट किधर मिलेंगे, स्पॉट जेड डायरेक्शन में, क्योंकि जो स्क्रीन होगी ना आपके पास वो तो कुछ इस तरह से होगी ना। देखो आपके पास जो स्क्रीन होगी आपके पास कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ऐसे होगी ना स्क्रीन, तो क्या तो एक्स में बाहर निकली हुई होगी या फिर जेड के अंदर। ठीक है, तो ऐसे रखा हो, एक्स वाई एग्जैक्ट प्लेन के अंदर रखा होता है। तो जो आपको यहाँ पे स्पॉट मिलेंगे वो किधर मिलेंगे, जेड डायरेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो आगे मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक TFR में आया, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये उसमें यही चीज़ें सारी इंक्लूड की हुई है, अगर आप ये समझते हो तो ही वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये बना लो डायग्राम एक बार। लिखो इसके अंदर, नीचे लाइन से लिखो इसमें। क्या चीज कर सकते हो ना, जस्ट मैंने इसलिए डायरेक्शन बताया ना, ऊपर की तरफ मतलब जेड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तुम्हारे पास। अच्छा होमोजीनियस क्यों लेते हैं, इनहोमोजीनियस क्यों नहीं लेते। अगर हम इन होमोजीनियस ले लेंगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन फोर्स होगा ना वो तुम्हारे पास जीरो बन जाएगा। अभी मैं बताऊंगा डिफ्लेक्शन फोर्स का डेरिवेशन क्या होता है, वो जीरो बन जाएगा। दूसरा सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर एटम क्यों लेते हैं, क्योंकि सिल्वर एटम का जब आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो उसके आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे s ऑर्बिटल के अंदर। जैसे लिखोगे ना 1s2 2s2, तो हमें s ऑर्बिटल के अंदर ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे l बराबर यहाँ पे 0 चाहिए। जब l बराबर ज़्यादा होगा तो वैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो पता कैसे लगेगा। तो इसलिए हम ग्राउंड स्टेट में ही करना चाह रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में होगा तो किस में चला जाएगा, s के बाद में p में d में इसमें चला जाएगा, वहाँ पे l बराबर 0 नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, इसलिए इनको ग्राउंड स्टेट में ही लेते हैं। सिल्वर इसलिए लिया क्योंकि वो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ओनली s इलेक्ट्रॉन ही मिलते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे तुम्हारे पास l बराबर 0 होता है। अगर l बराबर मैं हाई ले लूँगा तो वैसे ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमें वो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। इसलिए हम ग्राउंड स्टेट में इसको देखना चाह रहे थे। लिखो इसमें, कंसीडर दैट द वेलोसिटी ऑफ एटम, कंसीडर दैट the velocity of an atom, the velocity of atom in beam along the direction of propagation, in beam along direction of propagation, direction of propagation of beam is v, of beam is v। जो एटम्स जा रहे हैं है ना इस इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में, उसका तुम्हारे पास में वेलोसिटी v है। लिखो,
एटम्स प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन फॉर टी टाइम, एटम्स प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन फॉर टाइम टी, मतलब इसके अंदर एटम्स कब तक रहेंगे, टाइम टी तक रहेंगे, ठीक। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज कैपिटल एल, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज कैपिटल एल, मास ऑफ द ईच एटम इज m, mass of each atom is m, mass of each atom is m, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स जिसको अपन डिफ्लेक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वो एटम डिफ्लेक्ट हो जाता है दो डायरेक्शन में, वो होता है डेल म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डेल म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें लिख लो, तो ये बन जाएगा। अच्छा, किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, डॉट, ये किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है बताओ। एक तो आपने डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब पढ़ा होगा, और ये आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तब आपने पढ़ा होगा। तो ये कुछ इस तरह से तुम्हारे पास में निकल के आता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सोल्व कर लूँ, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो म्यू एक्स डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू वाई डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस म्यू जेड डेल बी अपॉन डेल जेड। मुझे किस में मिलेगा ओनली, क्योंकि बी ओनली जेड डायरेक्शन में है ना, तो मुझे जेड के अंदर ही मिलेगा। तो चलो ये अपना इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे ये अपन नहीं लिखेंगे, आप लिख लिया तो कोई बात नहीं। हमारा मेन एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देख लो, तो लिख लो इसके अंदर। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा एफ वेक्टर या एफ इज इक्वल टू म्यू डेल बी कोस थीटा, म्यू डेल बी कोस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू कोस थीटा डेल बी, म्यू कोस थीटा इंटू डेल बी। मतलब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ओपन कर लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा, कोस का टर्म आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू कोस थीटा डेल बी अपॉन में डेल जेड, दिस इज फोर्स। देखो इधर, अगर मेरे पास में होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड होता ना तो इसकी वैल्यू कितनी बनती बताओ भाई, इसकी वैल्यू कितनी बनती? अगर फील्ड तुम्हारे पास में होमोजीनियस होता तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डेल बी तुम्हारे पास कितना बन जाता? जीरो। जब फोर्स तुम्हारे पास जीरो बन गया तो सीधी सी बात है, क्या वो एटम जो है वो डिफ्लेक्ट होते क्या? वो डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे पास में, इसलिए इनहोमोजीनियस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लिख लो इसके नीचे, अंदर नीचे लाइन से लिखो इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्या मैं? एक्सेलरेशन ए जेड बराबर कितना हो जाएगा? म्यू अपॉन एम कोस थीटा डेल बी अपॉन में डेल जेड। देख लो एक बार, अब लिखो इसमें नाउ ये आपने पढ़ा है क्या? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है? तो एस की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड इज इक्वल टू कितने डिस्टेंस पे डिफ्लेक्ट हुआ है, दैट इज यू जेड टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ ए जेड टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल जब टी बराबर जीरो पे लेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो जेड आपके पास हो जाएगा, लिख लो हाफ ए जेड टी स्क्वायर, हाफ ए जेड टी स्क्वायर, हाफ ए जेड टी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दो भाई, है ना। अच्छा मुझे बताओ, देखो इधर जब जेड यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, हाफ ए जेड की वैल्यू कितनी है? म्यू अपॉन एम कोस थीटा डेल बी अपॉन डेल जेड, और टाइम बराबर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हाँ, डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास में? मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ एल, और वेलोसिटी क्या है? का होल स्क्वायर जेड। अच्छा, कोस थीटा की
कोस थीटा की वो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +-1। तो फाइनली तुम्हारे पास जो जेड हो जाएगा, लिख लो, वो हो जाएगा +-हाफ म्यू बी बाई एम डेल बी अपॉन में डेल जेड एल अपॉन वी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर प्लस लूंगा तो इतना जेड डिस्टेंस सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, माइनस लूंगा तो नीचे की तरफ हुआ है। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें अच्छा ये चीज़ पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास में जैसे वो बीम आ रही है, तो जैसे ही स्टर्न-गरलक एक्सपेरिमेंट से पास करेगा तो आफ्टर दैट जो ऊपर प्लस माइनस में मिलता है ना, स्टार्टिंग में अगर इंटेंसिटी I0 है तो आफ्टर दैट कितना होगा तुम्हारे पास में I0/2, और नीचे वाला भी क्या होगा I0/2। हम मान के चलते हैं वो 50-50% हुआ है, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये कब होता है 50-50%? जब किसी आर्बिटरी डायरेक्शन में ना हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखा है आपको, पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि तुम्हारे पास मान लो ये स्टर्न-गरलक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, स्टर्न-गरलक एक्सपेरिमेंट है और ये जेड डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर लगा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है तुम्हारे पास में ऊपर ज़्यादा एटम तुम्हारे पास डिस्प्लेस हो, नीचे कम एटम तुम्हारे पास डिस्प्लेस हो, तो वो अपन न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो उस केस में हाफ तुम्हारे पास होगा। और ये ध्यान रखना कि मास के साथ कैसे वेरी करता है, प्रोपोर्शनल टू 1/m, उसका डिस्टेंस जेड, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस उससे सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एल क्या है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है उसका लेंथ है, और वी क्या है, जो पार्टिकल्स जो एटम्स हैं उनका वेलोसिटी है ना। तो कैसे वेरी करता है ये तुमसे पूछ सकता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन लेना ऐसा एटम बता दो दिया, सिल्वर एटम क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके आउटर मोस्ट किस में जाएंगे, एस के अंदर ही जाएंगे। वो भी ले सकते हैं, लेकिन लेना ऐसा है जो कि एस के अंदर जाए। तो हाइड्रोजन एटम का भी देख सकते हैं, इसने जस्ट एक रेफरेंस लिया है ना, इसने एक रेफरेंस लिया है सिल्वर एटम का। मैंने तो ओनली इतना बताया कि सिल्वर एटम यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि आउटर मोस्ट में एस के अंदर जाते हैं, ठीक है। और भी ले सकते हैं, उसके अलावा दूसरे एटम्स भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, देखो तो शायद आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे। देखो एक क्वेश्चन करो, हो सकता है रिपीट हो जाए ऐसे क्वेश्चंस, है ना। लिखो क्वेश्चन, TIFR में आया हुआ है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, इन ए स्टर्न-गरलक एक्सपेरिमेंट, इन ए स्टर्न-गरलक experiment, Stern-Gurlick experiment with spin half particles, with spin half particles. The beam is found to form two spots. The beam is found to form two spots on the screen. Two spots on the screen. Two spots on the screen. One directly above the other. One directly above the other. Above the other. The experimenter now makes a hole
the experimental now make a hole in the screen at the position of upper spot. ठीक. The particles that go through this hole, the particles that go through this hole are then passed through another Stern-Gulnach apparatus. एक्सपेरिमेंट, ये apparatus, ठीक है. but with its magnet rotate by 90 degree. With its magnet rotate by 90 degree. Counterclockwise about the axis of the beam direction. ठीक. Which of the following shows what happens on the second screen? What happened on the second screen? ठीक. ऑप्शन ए लिखेंगे आप. ऑप्शन ए है एक बार ये बना लो. ऑप्शन डी आपके पास है, ये बना लो भाई एक बार. और स्पोर्ट आपके पास कुछ इस तरह से दे रखे हैं, देखो. नहीं दिखेगा, चलो इससे बता देता हूँ मैं. ये बोल रहा है आफ्टर सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्पॉट ऐसे दिखता है, ये बोल रहा है ऐसे दिखेगा, एक बोल रहा है ऐसे दिखेगा, और डी बोल रहा है ऐसे दिखेगा. अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से. क्वेश्चन को पढ़ो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
कौन सा करके आओगे बताओ? डी, ए। डी कैसे आया भाई तुम बताओ पहले, डी कैसे आया? जो स्पॉट है वो ये डायरेक्शन में, जब अपन उसको रोटेट करेंगे तो ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, दैट इज द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तुम बताओ ए कैसे आया? किसको? तो उससे क्या होगा? देखो समझो एक बार, इधर समझो, आसान सा क्वेश्चन है, एक बार समझना अच्छे से, है ना। देखो क्या है आपके पास में, आपके पास में दे रखा है इन ए स्टर्न गलग एक्सपेरिमेंट विद स्पिन हाफ पार्टिकल्स द बीम इज फाउंड टू फॉर्म टू स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन, वन डायरेक्टली अबोव द अदर। ठीक है, तो पहले इतना काम करते हैं एक बार कि मेरे पास क्या करता हूं मैं, देखो इधर यहाँ पे कोई एक स्टर्न गलग एपरेटस है, ठीक है, और मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूँ इधर जो हमारा स्टैंडर्ड है, इधर जेड डायरेक्शन में क्या मान लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, और इधर वाई डायरेक्शन में क्या मान लिया मैंने, वाई डायरेक्शन में क्या मान लिया, बीम आ रहा है यहाँ पे तुम्हारे पास में ना, बीम बोल रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास में, स्पॉट बनेंगे ना, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है तुम्हारे पास में, जेड डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्क्रीन तुम्हारे पास कैसी होगी, कुछ इस तरह से स्क्रीन रखी होगी यहाँ पे, ऐसी स्क्रीन होगी ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा भाई, जैसे आप यहाँ पे आओगे आपके पास इसके दो स्पॉट बनेंगे, एक तो यहाँ बनेगा और एक तुम्हारे पास में यहाँ बनेगा। बोलो, ऐसा ही बोल रहा है, उसमें साफ साफ बोल रहा है स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन वन डायरेक्टली अबोव द अदर, तो एक के ऊपर तुम्हारे पास बन गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखो इधर ये जो स्क्रीन है, जो ये एक्स एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, तो मैं इस बोर्ड पे तो नहीं बना सकता एक्स जेड एक्सेस, लेकिन इस पे मैं सिंपल ऐसे मान लूँ ये एक्स जेड एक्सेस है, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये कहाँ बन रहे हैं तुम्हारे पास, वर्टिकल बन रहे हैं हॉरिजेंटल बन रहे हैं, बताओ ये कहाँ बन रहे हैं तुम्हारे पास में, वर्टिकल बन रहे हैं। तो एक स्पॉट तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा, एक स्पॉट तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा, ये क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहा है, पहला काम हो गया यहाँ तक, उसके बाद में बोल रहा है देखो उसके बाद में बोल रहा है द एक्सपेरिमेंटर नाउ मेक ए होल इन द स्क्रीन एट द पोजीशन ऑफ द अपर स्पॉट, है ना, जो ऊपर वाला था उस पर होल कर देंगे। जैसे ही होल करोगे तो क्या होगा, बीम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलेंगे तुम्हारे पास में। जब वहां से बाहर निकलेंगे तो तुरंत वहां पे रास्ते पे एक और क्या लगा दिया, स्टर्न गलग एपरेटस लगा दिया, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, बट विथ दिस मैग्नेटिक फील्ड रोटेट बाय 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सेस ऑफ द बीम डायरेक्शन, ठीक है। तो बीम डायरेक्शन कौन सा है भाई तुम्हारे पास में, देखो इधर देखो, इस बार क्या किया इन्होंने, यहां पे एक होल कर दिया। जैसे ही होल करेंगे तो क्या होगा तुम्हारे पास में, बीम जाएगा, ठीक है। अब ये बंद हो गया तो यहां से नहीं जाएगा, ये तो तुम्हारे पास फिक्स हो गया। अब यहां पे होल कर दिया तो यहां पे क्या होगा तुम्हारे पास में, ये यहां पे एक सेकंड एपरेटस लगा होगा, ये फर्स्ट एपरेटस था, ये सेकंड एपरेटस है, ठीक है। तो अच्छा इस बार मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई किया ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, वाई डायरेक्शन में, जेड में ही होगा, हाँ किस में हो जाएगा, सोचो दिखा एक्स में होगा या नहीं होगा, अपने आप से करके देखो एक बार, हाँ एक्स में होगा क्या। देखो भाई तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से है ना, देखो कुछ इस तरह से है, देखो ये आपके पास में ऐसा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इस वाई एक्सेस को काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज किधर होगा, काउंटर क्लॉकवाइज किधर होगा तुम्हारे पास में, काउंटर क्लॉकवाइज तुम्हारे पास ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इसको 90 डिग्री पे ला रहा है, तो ये तुम्हारे पास कैसे रोटेट होगा, तो ये भी तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा ना, तो ये तुम्हारे पास ऐसे रोटेट होगा, तो किस एक्सेस पे आ गया, एक्स एक्सेस पे आ गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा तुम्हारे पास में, एक्स एक्सेस पे। तो यहाँ पे जो एपरेटस रखा हुआ है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वो आपके पास ऐसे लगा हुआ है एक्स एक्सेस पे। तो बताओ स्पॉट कहाँ बनेंगे, स्पॉट कहाँ बनेंगे भाई, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में बनते हैं ना, या उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगी, इस बार यहाँ पे जो स्क्रीन होगी उसके जो स्पॉट होंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, है ना,
ऐसे बनेंगे ऐसे, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, इस स्क्रीन को मैं ऐसे बनाता हूँ एक बार के लिए, और ऐसे ये दो स्पॉट बनेंगे, देखो एक्स डायरेक्शन में। बोलो बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो पहले जो वर्टिकल डायरेक्शन में थे अब वो किस में हो जाएंगे भाई? उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? स्क्रीन जो जेड एक्सेस में रखी थी, तो अगर ये जेड एक्सेस में, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स एक्सेस में। तो वो कैसे हो जाएगा तुम्हारे पास? पहले जो ऐसे थे अब वो कैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास? अब वो तुम्हारे पास बन जाएंगे कुछ इस तरह से हॉरिजेंटल के अंदर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? आफ्टर सेकंड वाला बोल रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। इसको समझो पहले एक बार, अपने आप समझ के देखो होता है नहीं होता। चलें आगे। इतना तो पता है ना सबको, अगर एक एक्सेस को मैं रोटेट करूंगा तो दूसरी एक्सेस भी क्या होगी? ऑटोमेटिकली रोटेट करेगी ना भाई। तुम्हारे पास मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ठीक है। तो अगर आप मान लो इस जेड एक्सेस को इधर रोटेट कर रहे हो तो वाई किधर होगा? एक्स किधर होगा? इस तरह से रोटेट होंगे कि तीनों परपेंडिकुलर आ जाए एक तरह से, ठीक है। तो तुम देखो अगर x को y को रोटेट कर रहे हो ना, क्योंकि बीम की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में रोटेट किया है उन्होंने, तो y को रोटेट किधर कर रहे हो? इधर रोटेट कर रहे हो, तो z किधर हो जाएगा तुम्हारे पास में? वो भी तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, x इधर हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? जो z एक्सिस में पहले मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था वो किस में आ जाएगा? x एक्सिस में। तो जो स्पोर्ट बनेंगे वो x एक्सिस में बनेंगे। तो पहले जो वर्टिकल में बन रहे थे अब वो किस में बनेंगे? हॉरिजॉन्टल के अंदर बनेंगे। ऑप्शन डी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए, देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और लिखिए भाई। क्या हुआ? कंफ्यूजन हो रहा है? अरे भाई अब तुम मेरे पास मान लो घड़ी ऐसा है, तो घड़ी ऐसे चलेगा ना, घड़ी ऐसे तो चलेगा, घड़ी का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से चलेगा ना अगर ऐसा है तो। लेकिन मुझे एक्स को किधर करना है? एंटी क्लॉकवाइज 90। तो जो पहले ऐसे था, मतलब जो जेड एक्सेस था वो 90 इधर तो घूमेगा, इधर आके किधर हो जाएगा तुम्हारे पास? एक्स के अंदर हो जाएगा, सीधी सी बात। अब लिखो इसके अंदर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिए, देखो इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन इन जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, जेड कैप लिख लो, आर पास्ड थ्रू ए, जेड कैप आर पास्ड थ्रू ए एस जी सेटअप। एस जी सेटअप का मतलब यस, एस जी सेटअप with the magnetic field at theta is equal to, with magnetic field at theta is equal to 60 degree from z cap, from z cap, ठीक। the fraction of electron that will, the fraction of electron that will emerge with their spin parallel, emerge with their spin parallel, spin parallel to the magnetic field, to the magnetic field in the SG setup, in the SG setup is, SG setup is, बताओ भाई क्या होगा? क्वेश्चन को देखो एक बार अच्छे से।
तो इस बार मैंने क्या बताया, अब बिल्कुल जो बीम जा रही है ना उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर थोड़ी है, इस बार परपेंडिकुलर तो जेड एक्सेस है, इस बार उस जेड एक्सेस से 60 एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है। समझ में आ रहा है? 60 एंगल से मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है। तो उस केस में बोल रहा है, अब उस केस में भी दो होंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक एंटी पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल वाला कितना, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल इमर्ज विद देयर स्पिन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टर्लिंग एक्सपेरिमेंट कितने होंगे, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन वही कर सकते हैं जिनको फॉर्मूला याद हो, किसका किसका फॉर्मूला भाई, किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए? आर्बिट्ररी डायरेक्शन में वेव फंक्शन लिखवाए थे मैंने, वो आपको याद होनी चाहिए। आर्बिट्ररी डायरेक्शन में वेव फंक्शन था, एक तो प्लस वाले में तो था cos θ/2 और नीचे sin θ/2 की पावर i/5, और माइनस वाले में था ऊपर sin θ/2 और नीचे माइनस cos θ/2 की पावर i/5। उससे करके देखो एक बार। इसको करो एक बार। अच्छा, इसको ओपन करने में हो गया। पहले सबसे पहले तो फॉर्मूला याद है नहीं आपको, वो तो चलो देख लोगे पीछे करके। देखो इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारे पास ये मान लो कोई स्टर्नगर्लक एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ठीक है ना। स्टर्नगर्लक एक्सपेरिमेंट, ये क्या है तुम्हारे पास में, जेट कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाया गया है बताओ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास बीम आती है, मान लो बीम आती है तुम्हारे पास, ठीक। तो सीधी सी बात है, इस डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, तो इस पे यहाँ पे क्या बनेंगे, दो स्पॉट बनेंगे ना, एक तो इसके पैरेलल होगा और एक इसके एंटी पैरेलल होगा, ऐसा ही होता है ना। तो हमें बताना है कि पैरेलल के अंदर फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तुम्हारे पास, ये बताना है। मतलब अप वाले में बताना है अपन, सिंपल ऐसे बोले तो, और डाउन वाले में नहीं बताना है। तो स्टार्टिंग में क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में है,
जेड डायरेक्शन में, और वो भी बोल रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, है ना। तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन, देखो अगर कुछ भी नहीं बोले तो आपको पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ही मानना है। अच्छा, जेड डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव के अंदर, क्या तुम्हें वेव फंक्शन पता है? क्या तुम्हें वेव फंक्शन पता है? 1 0 ये होता है वेव फंक्शन। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा C प्लस साई प्लस प्लस C माइनस साई माइनस। बोलो इसके बराबर होगा या नहीं होगा? अब साई प्लस क्या है बता सकता है कोई? व्हाट इज साई प्लस? साई प्लस आपके पास होगा, देखो इधर साई प्लस जो आपके पास होगा, यस ये साई प्लस आपके पास में आ जाएगा। हाँ मतलब एक बार तो प्लस हाफ के लिए, माइनस हाफ के लिए, तो प्लस हाफ के लिए कितना था? क्योंकि आर्बिट्ररी डायरेक्शन के अंदर आ रहा है ना तुम्हारे पास में, कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 ई की पावर आइटा फाई, और यहाँ पे क्या होगा प्लस C माइनस साइन थीटा बाई 2, है ना। ये याद है तो आराम से हो जाएगा ना। नीचे क्या आएगा? माइनस कोस थीटा बाई 2 आइटा फाई। ये लो, अब तुम्हें क्या निकालना है बताओ जरा, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है एक तरह से C प्लस के मोड का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो C प्लस के मोड का स्क्वायर कैसे निकलेगा बताओ? तो इसको एक काम करता हूँ मैं, साई प्लस ही मान लेता हूँ। तो मैं ये लिख देता हूँ C प्लस के मोड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास में भाई? देखो इसके लिए मोड का स्क्वायर निकालना है, साई प्लस को इधर से ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में 1 0, और जो भी आता है उसके मोड का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे ना। अब देख लो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, साई प्लस ब्रा साई प्लस, इसका ब्रा लोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा बाई 2 ई की पावर माइनस आयटा फाई, क्योंकि माइनस हो जाएगा वो, और ये क्या है तुम्हारे पास 1 0, और इसके मोड का स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली कितना आएगा? कोस थीटा बाई 2 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा कितना है तुम्हारे पास में 60 बाई 2 यानी कि 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 3/4। इसको मैं बोल सकता हूँ 75% जो है वो उसके पैरेलल में जाएंगे, बाकी 25 एंटी पैरेलल में जाएंगे। क्योंकि आप निकाल सकते हो, ये निकालोगे तो कितना आएगा इसके करस्पॉन्डिंग 25 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो साइन स्क्वायर 30 बनेगा, और साइन स्क्वायर 30 क्या होगा तुम्हारे पास में 1/4 होगा। तो आना चाहिए 1 ही आना चाहिए, ये निकल जाएगा तुम्हारे पास। मनुबेन प्रजापति बोल रहे हैं श्रोडिंगर पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर, CSCO, ठीक है। ये टॉपिक्स बाकी हैं सर, ठीक है भाई, ये टॉपिक्स भी करवा देंगे। और देख लो, और भी अगर टॉपिक्स बाकी है तो मधुबेन प्रजापति, और बताओ भाई, और कोई टॉपिक्स बता दो, आपके पास 1-2 दिन है अभी, तो ये टॉपिक्स भी कवर करवा देंगे। लेकिन पढ़ना तुम्हें है, तुम कैसे पढ़ोगे वो देखना है तुम्हें। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एन ऑपरेटर फॉर ए स्पिन हाफ पार्टिकल, एन ऑपरेटर फॉर ए spin half particle is given by A is equal to A vector is equal to
लैम्डा सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लैम्डा सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, वेहर बी वेक्टर इज इक्वल टू, वेहर बी वेक्टर इज इक्वल टू बी बाई अंडर रूट टू, बी अपॉन अंडर रूट टू एक्स कैप प्लस वाई कैप। सिग्मा वेक्टर डिनोट पाउली स्पिन मैट्रिसेस, सिग्मा वेक्टर डिनोट पाउली स्पिन मैट्रिसेस, पाउली स्पिन मैट्रिसेस। लैम्डा कांस्टेंट है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप, लैम्डा आपके पास कांस्टेंट है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप, ऑप्शन ए लिखेंगे प्लस माइनस लैम्डा बी बाई अंडर रूट टू, ऑप्शन बी प्लस माइनस लैम्डा बी, ऑप्शन सी 0 लैम्डा बी, ऑप्शन डी 0 माइनस लैम्डा बी। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको करो भाई। प्लस माइनस लैम्डा बी कैसे याद है? फिर हैं कैसे? मतलब बी वेक्टर को, अच्छा तुमने ये लिख दिया, अच्छा इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। देखो कैसे भी आप कर सकते हो, है ना। सिग्मा आपको पता ही है, ओनली एक्स और वाई मुझे चाहिए, चाहो तो आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू रखो, समझ में आ रहा है। फिर आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 से, तो वो तो हो गया एक जनरल मेथड। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो ए वेक्टर है वो है लैम्डा, और यहाँ पे सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक वेक्टर नहीं है भाई, एक कैप है ये ना, एक कैप, सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो बी बाई अंडर रूट टू तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, यही आएगा ना। और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई क्या होगा, सिग्मा एक्स कितना होता है 0 1 1 0, और सिग्मा वाई कितना होता है आइटा 0। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा बी अपॉन अंडर रूट टू, ये आ जाएगा 0 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 0, ठीक। तो ये ए कैप आ गया। अब इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, लैम्डा आई बराबर 0 कर दो, आंसर आ जाएगा, लैम्डा जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, तो जनरल मेथड हो गया। दूसरा देखो मैं क्या कर सकता हूं, आपको ए कैप कितना दे रखा है बताओ जल्दी से, ए कैप आपको दे रखा है लैम्डा, एक सेकेंड, ये दे रखा है लैम्डा सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है भाई, ये दे रखा है सिग्मा वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा बी वेक्टर कितना दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है बी अपॉन अंडर रूट टू और एक्स कैप प्लस, अच्छा बताओ इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, एन कैप, बताओ ऐसा लिख सकता हूं, बोलो, क्योंकि एन कैप क्या है, अब एन कैप का अगर आप मोड लोगे तो यही आएगा क्या तुम्हारे, सॉरी एन कैप मतलब इसका मोड लोगे तो तुम्हारे पास 1 आएगा ना। तो एक ये यूनिट वेक्टर हुआ या नहीं हुआ भाई, 1 बटे अंडर रूट टू एक्स कैप प्लस वाई कैप एक यूनिट वेक्टर है या नहीं है ना यूनिट वेक्टर। इसका जब आप मोड लोगे 1 अपॉन रूट टू एक्स कैप प्लस वाई कैप का, तो 1 निकल के आएगा, इसलिए मैंने एन कैप लिख दिया इसको। ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो इससे करने से क्या होगा, लैम्डा सिग्मा वेक्टर डॉट, इसकी जगह क्या रखूंगा बी एन कैप, तो लैम्डा भी तो बाहर आ गया, तो सिग्मा वेक्टर डॉट क्या हो गया एन कैप। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बी सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास, लिखवाया था सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप का स्क्वायर 4, ये 1 लिखवाया होगा मैंने। तो बताओ ए बराबर कितना आ गया, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो।
नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। देखो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ट्राई करते हैं यहीं पे करने का, है ना। चलिए चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेट में पूछा हुआ है। लिखिए, टू स्टर्न गनलक एपरेटस, टू स्टर्न गनलक एपरेटस, टू स्टर्न गनलक एपरेटस S1 and S2 are kept in a line, S1 and S2 are kept in a line, are kept in a line, कोष्टक में लिख लो x axis, x axis, ठीक। The direction of their magnetic fields are, the direction of their magnetic fields are along the positive z and y axis, along positive z and y axis, z and y axis respectively। लिखो, each apparatus only transmit particles with spin aligned, particles with spin aligned, particles with spin aligned in the direction of its magnetic field, in the direction of its magnetic field, direction of its magnetic field, if an initially unpolarized beam of spin half particle, if initially क्या हुआ भाई, unpolarized, initially unpolarized beam of spin half particles beam of spin half particles, spin half particles passes through the configuration, passes through configuration, passes through the configuration, the ratio of intensities, the ratio of intensities I naught ratio IF of the initial and final beam is, I naught ratio IF of the initial and final beam is, initial and final beam is, ठीक। ये तुम्हारे पास एक स्टर्नगरलक एक्सपेरिमेंट है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक और यहाँ पे स्टर्नगरलक एक्सपेरिमेंट एपरेटस लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जेड कैप डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे पास में आई नॉट, इतने बीम का इंटेंसिटी आ रहा है, इतने इंटेंसिटी का बीम आ रहा है, और ये आपके पास में आई है। ऑप्शन ए है 16:1, ऑप्शन बी आपके पास है 2:1, 4:1, और डी आपके पास है 1:0, 1:0।
आसान सा है तो क्वेश्चन, देख लो भाई। बोल रहा है टू स्टर्न अलग एक्सप्रेटर्स S1 S2 आर कैप्ड इन ए लाइन, बिल्कुल लाइन में ही रखे हुए हैं एक्स एक्सेस में, ये एक्स एक्सेस में रखे हुए हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड डायरेक्शन में। इस बार तुम्हारे पास इस तरह से है, कैसे भी मान लो आप ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा एक्स वाई जेड, क्योंकि बीम किधर आ रही है तुम्हारे पास में? इस एक्स एक्सिस में आ रही है, ऐसे मान लेता हूँ मैं। तो एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वाई में है, एक बार जेड के अंदर है, ठीक है। तो मान लो पहले तुम्हारे पास जेड के अंदर है, तो यानी कुछ इस तरह से है, और उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे ईच apparatus only transit particles with spin aligned in the direction of its magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेगा तुम्हारे पास में, तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो स्पॉट बनेंगे ना। तो जब दो स्पॉट बनेंगे आपके पास में, तो ओनली ये ओपन रखेगा, ये क्लोज है तुम्हारे पास में। तो यहाँ से तुम्हारे पास यहाँ पे जो बीम आ रही है आई नोट, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? आई नोट बाई 2, क्योंकि मैं एक ही देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो बीम निकल रही है ना, ओनली इसी से निकल रही है आगे। तो ये आई नोट बाई 2 आया नहीं आया? इसके बाद में बोल रहा है कि यहाँ पे भी तुम्हारे पास में मान लो वाई डायरेक्शन में लग गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे पास? यहाँ पे जो हमारे पास जो दो स्पॉट बनेंगे, एक तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, तो बीम कहाँ से निकलेगी तुम्हारे पास? यहाँ से तो निकलेगी, जिसको आप क्या बोला जा रहा है? आई एफ। तो ये क्या निकलेगी यहाँ से? इसका आधा कितना होगा? आई नोट बाई 4, जो कि किसके बराबर होगा? आई एफ के बराबर। तुमसे क्या पूछा हुआ है? आई नोट रेशियो आई एफ। तो यहाँ से आई नोट और आई एफ को नीचे ले आओ, तो कितना आ जाएगा? 4:1। ऑप्शन नहीं दिए थे, दे रखे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर इसको खत्म करते हैं भाई, है ना। देखिए, ए सिस्टम ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ए सिस्टम ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल्स, spin half particles is prepared to be in the eigenstate of, is prepared to be in the eigenstate of, eigenstate of sigma z with eigenvalue +1, sigma z with eigenvalue +1, with eigenvalue +1. The system is rotated by an angle, the system is rotated by an angle of 60 degree, by an angle of 60 degree about the x-axis, about the x-axis, x-axis after the rotation, after the rotation the friction of the particles, the friction of particles, the friction of particles that will be measured to be, that will be measured to be, measured to be in the eigenstate of sigma z, in eigenstate of sigma z
विथ आइगन वैल्यू +1 इज, विथ आइगन वैल्यू +1 इज ऑप्शन ए 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/3, हो गया? कितना आएगा? थ्री बाई फोर। कैसे? तुक्का लग गया। भाई वो स्टर्नगर्ल के एक्सपेरिमेंट से था, ये सिंपल तुम्हारे स्पिन हाफ सिस्टम से हो गया। क्या हुआ? 1/4। कैसे? एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना, देखो हैं। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन स्टर्नगर्ल के एक्सपेरिमेंट के साथ दे दिया, ये आपको सिंपल स्पिन हाफ सिस्टम के साथ दे दिया, बाकी सब कुछ सेम ही तो है। हाँ भाई, आपके पास ये x y z, ठीक है, स्टार्टिंग में इधर है तुम्हारे पास में, उसके बाद में क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा कितना, x एक्सेस के रेस्पेक्ट में कितना, 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये भी रोटेट हो गया, ये ओनली यही रह जाएगा रोटेट होके, ये भी रोटेट होगा 60 डिग्री, ठीक है, ये भी रोटेट होगा तुम्हारे पास, ये y डैश हो गया, ये z डैश हो गया, ये भी तुम्हारे पास जब रोटेट होगा तो मान लो ये तुम्हारे पास x डैश हो गया, ठीक है। तो वही तुम्हारे पास सुपर पोजिशन दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास वो +1 के लिए पूछा है, इसका मतलब प्लस h×2 के अंदर है ना, तो ये 1 0 किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास में, c प्लस साई प्लस c माइनस साई माइनस। इसके लिए वही तुम्हें निकालना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ था एग्जाम के अंदर। अच्छा, कम्यूटेटर क्या होता है और एंटी कम्यूटेटर क्या होता है? हैं? कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर क्या होते हैं? कम्यूटेटर में डेफिनेशन में क्या होगा, जैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन बताओ, मैथमेटिकल डेफिनेशन बताओ। कम्यूटेटर में जाओगा तो ए बी माइनस बी है और उसके अंदर ए बी प्लस बी है। तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ मुझे, डिफाइन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एफ डेगर प्लस एफ डेगर प्लस एफ, ठीक, एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा
एफ डेगर माइनस एफ डेगर माइनस एफ, where the sigma are Pauli spin matrices, where sigma is Pauli spin matrices, Pauli spin matrices, F and F Dagger obey anti-commutation relations. F and F Dagger obey anti-commutation relation, anti-commutation relation. F is equal to 0, F is equal to 0, F Dagger is equal to 1, F Dagger is equal to 1. ठीक, then sigma z is given by, then given by सिग्मा जेड आपके पास क्या होगा? ऑप्शन ए लिखिए एफ डेगर एफ माइनस 1, ऑप्शन बी लिखिए 2f डेगर एफ माइनस 1, ऑप्शन सी लिखिए 2f डेगर f प्लस 1, और ऑप्शन डी भी लिख लीजिए आप f डेगर f डेगर f। देखो कल अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे एक तो श्रोडिंगर पिक्चर एंड हाइजेनबर्ग पिक्चर, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एंड हाइजेनबर्ग पिक्चर। यहाँ से वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फॉर्मूला बेस आ सकता है डायरेक्टली, है ना, फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे CSCO, ठीक है, और एक और अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका स्कैटरिंग वाला पार्ट छूटा हुआ है ना, कौन सा स्कैटरिंग वाला पार्ट, एक तो डिराक डेल्टा पोटेंशियल वाला, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, दूसरा एक हार्ड स्फेयर का, तीसरा एक एट्रैक्टिव वेल का, एट्रैक्टिव पोटेंशियल वेल का। ये सब टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम रहता है तो इनफाइनाइट स्फेरिकल वेल भी अपन डिस्कस कर लेंगे इसमें, है ना, इनफाइनाइट स्फेरिकल वेल। तो ये टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है, फिर तुम्हारा एक CG कोफिशिएंट हो जाए बचेगा, वो अपना परसों हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्वांटम में अब सारे टॉपिक्स हो गए। नहीं पढ़ा होगा कभी CSCO कंप्लीट सेट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तुम्हारा, कि कौन से ऑपरेटर्स को अपन CSCO बोलेंगे, किसको नहीं कहेंगे। हाँ, वही टॉपिक अपन देखेंगे। ठीक, ये बना तुम्हारा किसी का ऑप्शन बी। ये 0 क्यों हुआ? हाँ भाई देखो इधर देख लो, आसान सा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें कि आप इसको करो। ऐसे क्वेश्चंस को आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो क्या है आपके पास में, ये दे रखा है और सिग्मा जेड आपसे पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं सिग्मा जेड बराबर क्या होता है, या आयोटा सिग्मा जेड किसके बराबर होता है, सिग्मा वाई जेड के बराबर। तो यहाँ से मैं सिग्मा जेड क्या बोल सकता हूँ, माइनस आयोटा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। फिर आयोटा को नीचे ले आया, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो माइनस आयोटा सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स एफ डेगर प्लस एफ, और सिग्मा वाई कितना है, माइनस आयोटा एफ डेगर माइनस एफ। तो बताओ भाई क्या होगा ये, देखो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या ये -1 आएगा क्या लास्ट में, बाहर माइनस बचेगा ना, देख लेना एक बार। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, एफ डेगर का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस एफ डेगर एफ, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस एफ डेगर। देख लो एक बार। ठीक, अच्छा एफ स्क्वायर, अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो गया, 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एफ स्क्वायर बराबर 0 आ गया। सिमिलरली एफ इसका डेगर लेंगे तो भी क्या आएगा तुम्हारे पास में, एफ डेगर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी तुम्हारे पास 0 बनेगा और ये भी तुम्हारे पास 0 बनेगा। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा एफ डेगर एफ माइनस एफ डेगर। फाइनल आंसर देखो किसमें पूछा हुआ है, एफ डेगर एफ के अंदर पूछा हुआ ना, एफ डेगर एफ, एफ डेगर एफ, एफ डेगर एफ, एफ डेगर एफ। तो एफ डेगर एफ में कैसे करोगे, देखो एक और रिलेशन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ डेगर प्लस एफ डेगर एफ इज इक्वल टू 1। तो मुझे तो क्या चाहिए, एफ डेगर की वैल्यू चाहिए ना, किसके फॉर्म में, एफ डेगर एफ के फॉर्म में, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ डेगर एफ माइनस, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस एफ डेगर एफ, तो ये हो जाएगा -1 और ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2f डेगर f माइनस 1, 2f डेगर f माइनस 1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे दो रिलेशन देके तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करवाने का मकसद यही है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे जब अपने नोट्स को रिवाइज करो ना, तो सारे क्वेश्चंस निकल जाए हाथ में से, समझ में आ रहा है। मैं आप नोट्स को बार-बार रिवाइज करोगे तो सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अगर यहीं पे मैं फॉर एग्जांपल मान लो स्टर्न गलत एक्सपेरिमेंट करवाया, 1 या 2 क्वेश्चन करवाया और मैं बोल दूँ इसके बाद में ये तुम्हारा असाइनमेंट है, इसको सोल्व कर लेना, मुझे पता है स्टार्टिंग में 1 दिन 2 दिन तो आप सोल्व करोगे, उसके बाद में वो सोल्व नहीं होते हैं, जो नोट्स होते हैं वही पढ़े जाते हैं। और अगर सोल्व भी करोगे तो पता है क्या करोगे, जो असाइनमेंट होगा ना उसी के ऊपर, जैसे ये असाइनमेंट है मेरे पास में, ठीक है, तो यहीं पे इसी के ऊपर यहाँ पे सोल्व कर लिया, यहाँ पे सोल्व कर लिया, तो ये जो सोल्व आपके क्लास टाइम पे अभी हो गए वो हो गए। एग्जाम टाइम पे आप इसको उठा के देखोगे क्या, तब भी नहीं देखोगे। एग्जाम टाइम पे तो आप नोट्स को रिवाइज कर लोगे, वही बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। इसलिए नोट्स में से सारे निकल जाएंगे। एग्जाम टाइम पे आप चीज़ों को रिवाइज करोगे ना तो सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे तो तुम आराम से जो टारगेट है 120+ रिटर्न के अंदर लाना, वो अप्रोच हो जाएगा भाई, है ना। अभी तो और टॉपिक बता दो हैं, 8-9 के जो भी क्वांटम के टॉपिक याद आ रहे हैं 8वीं 9वीं क्लास के, है ना, 11th-12th के क्लास के तो बता दो, लेकिन नंबर तुम्हें जो बताया मैंने 120+ वो लाने हैं कैसे भी करके।
ठीक है। मैं देखो ये नहीं बोलूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम में मान लो फॉर एग्जांपल 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा कि 35 के 35 अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन आप नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे ना, तो आप यहाँ से आराम से मान के चलो 30 क्वेश्चन तो आप बना लोगे, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे कि ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, इतने क्वेश्चंस भी बना लोगे तो एक सब्जेक्ट में बहुत बड़ी बात, ठीक है। बाकी अपन कल डिस्कस करते हैं।